स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडमा क्लासेस पर। मैं हूं आपका अपना पवन सर। और जैसा आप जानते हैं हम लोग दो लेक्चर ले चुके थे 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का। आज हम थर्ड लेक्चर देख रहे हैं, जो कि हमारा क्या है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें अपन क्या करेंगे, आज डिफरेंट टाइप्स की सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा एसआई सिस्टम हमारा सबसे फेमस है। और कितने एसआई यूनिट्स होती हैं बेटा, बोले क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितने एसआई यूनिट्स होती हैं? 7 होती हैं, प्लस 2 एडिशनल भी होती है ना, वो भी एसआई सिस्टम है। बाकी सभी क्या होती हैं आपकी? एडिशनल होती है ना, वो उसको डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं ना। तो 7 मेन यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स है, प्लस 2 और रेडियन एंड स्टेरेडियन। ठीक है, और उसके अलावा बाकी जितनी यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं आपकी? डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हेडिंग्स लिखेंगे आप, हेडिंग्स लिखिएगा। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। तो इनिशियली दो सिस्टम था आपका, एक तो आपका इंग्लिश सिस्टम था और दूसरा क्या था आपका? मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, तो इनिशियली अगर देखते हैं तो मेजरमेंट्स में 2 सिस्टम यूज कर रहे थे अपन, एक इंग्लिश सिस्टम और दूसरा क्या था आपका? मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, इंग्लिश सिस्टम जो था वो इंग्लिश कंट्रीज़ वगैरह में, यूरोपियन कंट्रीज़ में अपन यूज़ करते थे मेजरमेंट्स के लिए। और जो मैट्रिक सिस्टम था वो इंडियन मेजरमेंट का था। ठीक है ना। तो लेकिन प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी इन दोनों सिस्टम्स में? क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे, बोलिए। इन दोनों सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स ये आ रही थी, जैसे अगर अगर अपन नाम देख लें, जैसे आपका नाम क्या है? निशा, ईसा है। ठीक है ना। और घर का भी कुछ नाम होगा, है ना। तो घर का नाम क्या होता है? जैसे लोकल नेम होता है। लेकिन जो आपका ईशा है वो क्या है? स्कूल का नाम है। वो सारे लोग आपको ईसा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ऐसे सभी के लिए होता है। तो कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट था हमें, क्योंकि इंग्लिश सिस्टम यूरोप में ज़्यादा फेमस था और मैट्रिक सिस्टम इंडिया में ज़्यादा फेमस था। तो जिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से अपन इंडिया में काम करते थे, उस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से आपको बाकी जगह पे, बाकी कंट्रीज पे अपन नहीं चल सकते थे। जैसे अगर बात करते हैं ह्यूमंस को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियंस है। और होमोसेपियंस जो होता है उसको अगर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं भी कह देंगे होमोसेपियंस है, तो समझ जाए क्या है? ह्यूमन की बात कर रहा है। ठीक है, बट अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? मैन बोलते हैं या ह्यूमन बोलते हैं। ठीक है, और जापानीज में दूसरा बोलते होंगे, जर्मन में दूसरा बोलते होंगे, उर्दू में हो सकता है दूसरा बोलते हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, अलग अलग नाम से। लेकिन अगर आपने होमोसेपियंस कह दिया, इट मीन्स कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको समझ गया किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आपको वो लैंग्वेज आती हो, चाहे वो लैंग्वेज नहीं आती। जैपनीज आप नहीं आएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, होमोसेपियंस है तो जैपनीज में भी वो होमोसेपियंस ही कहेगा। ठीक है, और हिंदी में भी कहेगा तो होमोसेपियंस कहेगा, इंग्लिश में भी कहेगा तो होमोसेपियंस। दैट्स वाई हमें ऐसे मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ी। जैसे ये लोकल मेजरमेंट्स थे, ठीक है, ये हर एक कंट्री वाइज जाते पे क्या होता था? चेंज हो जाते थे। तो हमको ऐसे मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ी जो क्या हो, ऑल ओवर वर्ल्ड क्या हो, सेम हो। और उस मेजरमेंट्स को क्या बोलते हैं ईशा? एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, तो इतना लिख लिया है आपने ये। तो इनिशियली आपके पास कितने सिस्टम थे मेजरमेंट्स के? 2 सिस्टम थे, एक इंग्लिश सिस्टम था और एक मैट्रिक सिस्टम था। बट ये लिमिटेड था, इनका जो एरिया था वो क्या था? बहुत लिमिटेड था। दैट्स वाई हम किसकी ओर मूव कर रहे हैं? एसआई सिस्टम की ओर। ठीक है, तो हेडिंग लिखिएगा आप, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इज इट क्लियर? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। इंट्रोडक्शन लिखें थोड़ा सा, इसका लिखेंगे इसमें। इन 1960, इन 1960, 1960 है ना। इन 1960 इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वेट्स, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स
इंट्रोड्यूस द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स popularly known as SI units, popularly known as SI units। फुल स्टॉप कर लें, नीचे लिखे पैरा चेंज करके। कितनी तरह की यूनिट्स होती हैं SI सिस्टम में? 7 होती हैं। तो लिखेंगे देयर आर 7 basic SI units, there are 7 basic SI units। और कौन कौन सी बेसिक SI यूनिट्स होती हैं? जैसे लेंथ हो गया, आप लिखते चले जाएं, ठीक है ना। अपन क्वांटिटी बोल देते हैं और इसकी यूनिट बोल देते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख लें, तो लिखेंगे फर्स्ट लेंथ, और लेंथ की जो SI यूनिट होती है क्या होती है बेटा? जैसे आपने लिख दिया लेंथ, ठीक है। और लेंथ की जो SI यूनिट होती है क्या होती है? मीटर होती है। और इसको किससे लिखते हैं? स्मॉल m से, ठीक है। हो गया। दूसरा पॉइंट लिख लें, मास। मास का क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? केजी से। थर्ड क्या है आपके? हाँ, टाइम कह सकते हैं, है ना। ये दिक्कत नहीं है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसका कोई इश्यूज नहीं है ना। टाइम जो है उसका SI यूनिट क्या होता है? सेकेंड। और इसको स्मॉल s से। फोर्थ नंबर क्या है आपका? करंट या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं उसको, ठीक है। पूरा लिख देंगे, इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की? वेरी गुड, एम्पियर। और इसको किससे? कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है फिफ्थ क्वांटिटी आपकी? बोले टेम्परेचर। टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेरी गुड, केल्विन। केल्विन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? वेरी गुड। 6 नंबर क्या है? बोले अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो सिर्फ मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल से। देखिए मोल होता है, और इन शॉर्ट अपन MOL लिखते हैं, मोल, ठीक है ना। इन शॉर्ट अपन क्या लिखते हैं? MOL लिखते हैं। तो पूरा अगर लिखते हैं तो MOLE होता है। इन शॉर्ट अपन क्या लिखते हैं? मोल लिखते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, 7 क्या हो जाएगा आपका? बोले इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? कैंडेला। और कैंडेला को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CD, स्मॉल c स्मॉल d, ठीक है। तो ये 7 जो है आपकी कौन सी यूनिट है आपकी? SI सिस्टम की, ठीक है। उसके अलावा 2 यूनिट्स और होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? बोले रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये 2 होते हैं, एक कोप्लेनर एंगल होता है और एक क्या होता है? क्यूबिक एंगल होता है, पता है। तो देखिए जो इधर देखते, इसको अलग से आप लिख लीजिएगा कि देयर आर, लिख लीजिए जल्दी करें। देयर आर टू अदर बेसिक यूनिट्स। बाद में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। और कौन कौन से होते हैं? एक कोप्लेनर एंगल और क्यूबिक एंगल, ठीक है ना। तो ये जो आपका कोप्लेनर एंगल है, कोप्लेनर एंगल, और दूसरा क्या है आपका? क्यूबिक एंगल, क्यूबिक एंगल, ठीक है। तो जो कोप्लेनर एंगल होता है उसकी यूनिट क्या होती है? बोलिए रेडियन होती है ना, रेडियन। और इसको इन शॉर्ट क्या लिखते हैं? RAD से लिखते हैं। और दूसरा क्या है आपका? स्टेरेडियन, और इसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो क्यूबिक एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी? स्टेरेडियन होती है, ठीक है। तो इतनी आपकी जो बेसिक यूनिट्स हो गई, फिर से अपन रिकॉल कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है।
तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स में सबसे पहले कौन सा यूनिट चल रहा था आपका? इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। और इंग्लिश सिस्टम मैट्रिक सिस्टम जो था ये लोकल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स था, जो कि जगह चेंज होने पर क्या होता था, दिक्कत आ रही थी लोगों को समझने में। तो ऐसे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट हुई हमें, जो कि क्या हो सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिफॉर्म हो, है ना, पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्म हो। जैसे आप किसी भी सब्सटेंस को अगर किलोग्राम में अपन मेजर कर रहे हैं, तो वो किलोग्राम जो होगा, जो आप लिख रहे हैं किसकी यूनिट है, मास की, तो मास की जो यूनिट जो किलोग्राम है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो जाएगी, वो सेम रहेगी। ठीक है, इज इट क्लियर? और उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? किलोग्राम से ही रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो आप अमेरिका चले जाइए, चाहे ब्रिटेन, चाहे फ्रांस, और चाहे जर्मनी, कहीं भी चले जाइए आप, लेकिन किलोग्राम की यूनिट क्या होती है, मास होती है, तो मास ही रहेगी वो। ठीक है ना, जैसे हमने बताया कि जैसे होमोसेपियंस, आप ऑल ओवर वर्ल्ड आपको होमोसेपियंस कहा जाएगा, तो वैसे इस तरह से। तो ये इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, कहीं पे प्लेस चेंज करने पे बदलती नहीं है, सेम रहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो चलते हैं आगे। हेडिंग्स लिखिएगा। इनकी जो ये बेसिक यूनिट्स हैं, इनसे अपन क्या करेंगे, कुछ डिराइव्ड यूनिट्स क्या कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो हेडिंग्स लिखिएगा। सम इंपॉर्टेंट derived units, some important derived units, some important derived units लिख लिया बेटा? चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा वेलोसिटी। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? चलें, बहुत अच्छा। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलिए, ये तो फार्मूला हो गया। इसको आपको क्या करना है, यूनिट फाइंड करनी है ना। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ, और लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। यानी अपन क्या कर देंगे, मीटर लिख देंगे। टाइम क्या है, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड हो जाएगी। यानी आपका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, या मीटर सेकेंड इनवर्स, है ना। इसको और क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। इज इट क्लियर? बन जाएगा ये। तो फर्स्ट क्वांटिटी जो आपकी वेलोसिटी थी, उसका जो फार्मूला है वो क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ होता है, जैसे यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट उधर मूव कर रहा है, तो उसको जो अपन मेजर करेंगे किसमें, लेंथ में मेजर करेंगे। और लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, मीटर होती है। दैट्स वाई इसको अपन ने लिख दिया मीटर। तो ये मीटर और टाइम का जानते ही कितना होता है आपका, सेकंड होता है। तो मीटर अपॉन क्या हो जाएगा, सेकंड। तो क्या बोल देंगे इसको, मीटर पर सेकंड, या मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है ईशा, चले। सेकंड क्वांटिटी जो है वो है आपका वर्क ले लेते हैं। ठीक है, चलिए फोर्स ले लेते हैं। ठीक है, फोर्स। फोर्स तो बताएं, फोर्स क्या होता है? बोले बोले, न्यूटन तो होता है उसके, मास इनटू, है ना, एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है, बोले? ठीक है, चले। तो मास का तो ठीक है, यूनिट आपको पता है क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, वो तो फोर्स का डायरेक्टली न्यूटन आएगा। ठीक है ना, लेकिन अभी अपन देख रहे हैं जैसे मास का जो यूनिट है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, और एक्सीलरेशन क्या होता है, बोले? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, यानी आप कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो जब सेकेंड को अपन ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मास की यूनिट लिखते हैं, क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है होता है। ठीक है ना, ठीक है। तो अगर आप क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर यानी क्या है, ये अपान में क्वांटिटी आ रही है। इसको आप चाहें तो ऐसे लिख दीजिए अच्छे से समझने के लिए। तो मीटर क्या हो जाएगा, मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर आप इसको सेकेंड स्क्वायर को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या इनवर्स में हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स में। यानी क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, या सीधा सीधा लिखें तो किलोग्राम
मीटर सेकेंड इनवर्स लिख दें, ठीक है। इज इट क्लियर? और पता है ये 1 न्यूटन के इक्वल होता है, समझ गए बात को। तो इसीलिए कि फोर्स की यूनिट जो होती है वो क्या कहलाती है, न्यूटन भी कहलाती है, ठीक है। तो आप 1 न्यूटन इक्वल टू होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। इसी वजह से चाहे आप ये यूनिट बताइए किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स किसकी, फोर्स की, या आप क्या बता दीजिए 1 न्यूटन कह दीजिए, सिंपली अपन क्या कह देते हैं, न्यूटन कह देते हैं, ठीक है। बन जाएगा ये, ओके। चलिए तो नेक्स्ट अपन देखते हैं वर्क की। थर्ड यूनिट आप लिखिए हेडिंग वर्क, थर्ड यूनिट लिखिए वर्क। चलिए बताएं व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। लिख देते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट या तो न्यूटन या तो किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, जो भी आपका मन हो। चलिए हम न्यूटन लिख देते हैं क्योंकि अभी अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, मीटर। डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय द लेंथ, और लेंथ जो होता है वो क्या होता है आपका, मीटर होता है। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, न्यूटन, क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, NM कह दीजिए न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो वर्ग की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर या न्यूटन मीटर अपन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन लिखते हैं कौन सा, प्रेशर। फोर्थ, ये थर्ड क्वांटिटी ना बेटा, तो इसको थर्ड लिख लीजिएगा आप। और फोर्थ क्वांटिटी क्या है आपका, प्रेशर। चलिए बताएं प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। डेफिनेशन क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज द प्रेशर। यानी एक पार्टिकुलर एरिया पे जो फोर्स काम कर रहा है वो क्या होता है आपका, प्रेशर होता है, ठीक है। यानी फार्मूला हो जाएगा आपका फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, एरिया। चलें फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, और एरिया क्या है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, बोले, हाँ लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ना, साइड इंटू साइड अपन कह सकते हैं। और दोनों जो होती हैं वो क्या है, लेंथ से ही मेजर की जाएंगी ना। दैट्स वाई आप इसको क्या कर सकते हैं, और लेंथ को किससे मेजर करते हैं, मीटर से। तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, बोले न्यूटन मीटर सेकेंड इनवर्स, है ना, हो जाएगा। बोले क्यों, अभी सही है। चले तो ये हो गए कुछ, अपन देख लिया हम लोगों ने कि कुछ SI यूनिट्स जैसे 7 हो गई और 2 आपकी एडिशनल बेसिक यूनिट्स हो गई। इसके अलावा कुछ क्या है आपकी जो एडिशनल यूनिट्स हैं आपकी, जो जिसे अपन क्या बोलते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो अपन जो आपका फंडामेंटल यूनिट्स हैं यानी बेसिक यूनिट्स हैं, उनकी वजह से अपन क्या करते हैं, उन्हीं की हेल्प से अपन क्या करते हैं, SI यूनिट को क्या करते हैं, सॉरी जो डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं उनको अपन डिराइव करा लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपने मास को किसको, वेलोसिटी देखा आपने, और क्या था, फोर्स हो गया आपका, वर्क हो गया, और प्रेशर हो गया। इसी तरह से बहुत सारी यूनिट्स हैं, आप उसको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हेडिंग्स लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। व्हाट अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर, एनीबॉडी, बोले, डोंट नो, यू कमल, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर्स, नो आइडिया। फिजिक्स में भी पढ़ा होगा यार आप लोगों ने। जो मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं, कोई सर्टेन नंबर्स दिए हैं उसमें जो मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, देखिएगा, द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर, significant figures are meaningful digits which are known with entire certainty
विच आर नोन विद इंटायर सर्टेनिटी, विच आर नोन विद इंटायर सर्टेनिटी, सर्टेनिटी लिख लिया। तो सिग्निफिकेंट क्या होते हैं फिगर्स, एक तरह के क्या होते हैं वो वैल्यूएबल क्वांटिटी हैं, नंबर्स हैं, जिसपे अपन क्या करते हैं जो कि इंटायर सर्टेनिटी द्वारा अपन बता सकते हैं, है ना। मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं जिसको इंटायर सर्टेनिटी से अपन क्या करते हैं बता सकते हैं। तो कुछ रूल्स हैं उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग्स लिखिए, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग significant figures, rules for determining significant figures, rules for determining significant figures। तो significant figures को कैलकुलेट करने के लिए कुछ क्या है आपके पास रूल्स हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, all the digits except 0, except except 0 are significant तो कोई भी डिजिट है जिसमें आप 0 को छोड़ के सभी क्या होते हैं सिग्निफिकेंट, चाहे वो डेसिमल नंबर्स में हो चाहे वो नॉन डेसिमल नंबर्स में हो। यानी विदाउट 0 आपके पास जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है ना। तो ऑल द डिजिट्स किस क्या बोलते हैं इसको, एक्सेप्ट 0 आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। लाइक आप यहां देखिए बोर्ड में आपने लिखा 5.2419, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट्स आर हियर, all the digits either they are in the decimal or in non decimal, तो there are the 5 significant figures, ठीक है। आप इसमें बताएं 5 to 1 how many significant figures, 3 significant figures हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या 3 हो गया, ठीक है। यानी अगर आपको पॉइंट जैसे इसको भी देख लीजिए 5231.6 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5। तो ये कहने का मेरा मतलब था कि जो फर्स्ट रूल आपको कह रहा है कि कोई भी नंबर जो विदाउट 0 है, अगर 0 तो है ही नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा पूरे के पूरे आपके क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट्स हो जाएंगे। यानी अगर 0 नहीं है आपके डिजिट में तो सारे जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट्स। तो लिख लेंगे एग्जाम्पल भी, जो आपने फर्स्ट रूल्स लिखा है उसके बाद ये एग्जाम्पल्स भी लिख लें। लिख लिया ईशा, उसके लिए बता रहे हैं, उसके लिए बता रहे हैं ना, 0 के लिए रूल्स अपन दे रहे हैं ना। चलें ठीक है, क्वेश्चन अच्छा करते हैं आप लोग। तो सेकंड रूल लिखिए, ऑल जीरोज between non-zero digits are significants। तो सुन लें, बहुत सिंपल सा है, कोई भी नंबर आपका डेसिमल में हो या डेसिमल में ना हो, समझ गए, अगर आपका जो 0 आ रहा है वो दोनों नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, आइदर इट विल बी अ डेसिमल नंबर और नॉर्मल नंबर, ठीक है। दोनों ही केसेस में अगर 0 बीच में आ रहे हैं किसी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तब वो सबके सब क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट्स होंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल है आपके पास, तो फर्स्ट रूल का था, इस सेकंड रूल पे 2002, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। हमने लिखाया है, इसको करेक्ट करिए आप अपने दिमाग से, थोड़ा सा साफ करिए उसको। हमने लिखाया है कि जितने भी जीरो, ऑल द जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट्स, ठीक है। कोई भी नंबर, कोई भी जीरो जो है अगर वो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है,
चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो जैसे ये नंबर आपका डेसिमल में नहीं है, फिर भी इसमें क्या हो जाएगा 4। जैसे एक एग्जांपल देखिए 301, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3। अगर हम बात करते हैं 2.001, हाउ मेनी? 4। ठीक है, एग्जैक्टली 4 हो जाएगा। 6.01 देन 3। अब मेरी बात समझ में आ गई आपको? जितने भी आपके जीरो आ रहे हैं लेकिन वो नॉन जीरो डिजिट्स क्या रहे हैं, बिटवीन आ रहे हैं, तब वो सब क्या हो जाएंगे आपके सिग्निफिकेंट्स हो जाएंगे। ठीक है ना, और जितने जीरो होंगे सबको आप कैलकुलेट कर लेंगे किसमें, सिग्निफिकेंट्स में। ठीक है, ओके चलें अब अपन देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, थर्ड रूल है ना। तो थर्ड रूल लिख लीजिए, zeros at the end of a decimal number that is zeros at the right of the last non-zero digits, zeros at the right of last non-zero digits are significant provided they are at the right side of the decimal point, मतलब ये है कि अगर कोई आपको डिजिट दी गई है और आपका राइट साइड कोई नंबर आता है, ध्यान रखिएगा नंबर्स के राइट साइड यानी नंबर लिखने के बाद, तब वो क्या हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स अगर बात करें 2.0500, इधर देखिएगा क्या बोला, 2.0500, ये आपका क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। और नॉन जीरो डिजिट किसके बाद आ रहा है, आपका डेसिमल के बाद आ रहा है। तो इसके बाद जितने जीरो आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है ना, यानी अगर इस नंबर की बात करते हैं तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5 हैं। तो देयर आर द 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब अगर देखते हैं जैसे ये 20.5020, हाउ मेनी डिजिट्स 6। ठीक है ना, तो 6 डिजिट हो गए। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी जो नंबर्स हैं जो डेसिमल के बाद हैं और उसमें क्या डेसिमल के बाद क्या आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, और नॉन जीरो डिजिट के बाद कोई जीरो आ रहे हैं, तो वो सब क्या हो जाएंगे बेटा, आपके सिग्निफिकेंट्स हो जाएंगे। ठीक है ना, फोर्थ पॉइंट लिखें, all zeros before first non-zero digits are insignificant तो आपने लिखा है कि ऐसे सभी नंबर्स जो क्या आ रहे हैं, नॉन जीरो डिजिट्स के पहले जीरो आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे वो। ठीक है ना, वो क्या होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें 0.00402 कितने हो जाएंगे, हाँ करेक्ट करिए। हमने कहा है कि नॉन जीरो जो आपके क्या होते हैं, नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी आपके क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये जीरो तो कैलकुलेट कर दिए क्योंकि ऊपर वाले ये रूल्स हमने बता दिया है आपको। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए
इसमें बोलिए, इसमें 4 हो जाएंगे, ठीक है ना, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। और कोई नंबर्स दूं मैं? चलिए इस नंबर को करिए, बन जाना चाहिए। अब ये सब मिक्स करके दे दिया है हमने, है ना, 6 हो जाएंगे, ठीक है ना, 6। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, सारे रूल्स को पढ़ के, और सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाते हैं कई बार। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, ये सारे रूल्स हो गए, ठीक है। हो गया बेटा, टाइम कितना हो गया? ठीक है, तो आज का डे अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल से अपन स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना। तो कहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ जो है आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस में, जब आप एक्यूरेसी आप पता करते हैं तो वहाँ पे अपन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जैसे अपन देखेंगे इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस वगैरह में, जब 12वीं के बाद अपन निकलेंगे, है ना, तो बहुत सारा सिग्निफिकेंट फिगर्स के जैसे बहुत सारे नंबर्स दिए हैं, लेकिन उनमें से आपको क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक पॉइंट और रह गया है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में, मुझे याद आ गया है, उसको भी अपन देख लेते हैं। जैसे कोई पॉइंट ऐसा है, कोई नंबर्स, जैसे कोई काउंटिंग द थिंग्स, मतलब कोई चीज़ अपन बोल रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितने 6 बुक्स रखी हुई है ना, तो 6 बुक्स आपने लिखा, तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे आपके 6। जो भी नंबर आप बोल देते हैं, जैसे 20 पेन्स, है ना, 20 पेन्स अगर बोल दिया, तो अगर आपने बोला 20 पेन्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20, आपका क्या हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी जो भी डिजिट आप बोलेंगे ओरली, वो सबका सब क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, ठीक है। एक रूल और है कि अगर कोई साइंटिफिक नोटेशन है, तो जो चीज़ें पावर में होती हैं उसको भी अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं रखते हैं। जैसे एवोगैड्रोस नंबर बहुत फेमस नंबर है, 6.022 इंटू 10⁻20 कितना 23, ठीक है। तो कहाँ पे देखिए, ये समटाइम्स 6.022 होता है, समटाइम्स 6.023 होता है। अगर एनसीईआरटी आप उठा के देखेंगे तो 6.022 दिया हुआ है, ठीक है ना, समझ गए बात को। तो ये 3 भी हो सकता है ना, समझे, कुछ बुक्स में 6.022 दिया है, कुछ बुक्स में 6.023 दिया हुआ है, तो ये कोई ज़्यादा इश्यूज नहीं है। ज़्यादातर जगह आपको 6.022 मिल जाएगा आपको, ठीक है, इंटू 10⁻23। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस? हमने बताया जो साइंटिफिक नोटेशन होते हैं, जो पावर में लिखे होते हैं, वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, दैट्स वाई 4 हो जाएगा आपका, ठीक है ना, समझ गए। ये पावर वाले जितने पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, समझे बात को, इज इट क्लियर, ठीक है। तो कैसे, हाँ, जितने भी आएंगे जीरोस वो सब नॉन सिग्निफिकेंट चले जाएंगे, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो जिसके बाद जैसे 10⁻23 दिया है, अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 000 अपन लिखते जाते हैं, तो वो सबके सब क्या हो जाएंगे, आपके नॉन जीरो डिजिट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो साइंटिफिक का खास तौर से इसमें अपन क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन पे अपन इसी तरह का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो बाकी चीजें अपन क्या करते हैं, कल अपन डिस्कस करेंगे, कौन सा, किस वाले पॉइंट पे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे, ठीक है। तो अपन बाकी के जो लेक्चर्स हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में, उसमें 5 लॉज हैं, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले क्लास पे। तो जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ध्यान रखिए, आप हमारी एडमा क्लासेस यूट्यूब चैनल है हमारा, ये एडमा क्लासेस, उसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, सबके साथ शेयर करिए। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।